अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद कमाल दानिश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद कमाल दानिश। बहुत ही टाइम हो गया, तकरीबन 1 या डेढ़ माह हो चुके हैं कि मैंने कोई न्यू वीडियो जो है वो अपलोड नहीं की। आप लोगों से वादा था कि सीएसएस के ऊपर इंशाल्लाह हम जो है एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करेंगे। जैसे कि आपको मालूम होगा कि मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो एलएलबी फाइनल ईयर मेरा चल रहा है और उसके साथ-साथ एमए पॉलिटिकल साइंस और सीएसएस के हवाले से जो मेरी एक जर्नी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से, तो मैं एक पीएमएस की अटेम्प्ट दे चुका हूँ ऑल्दो आई फेल्ड इट, बट उसमें मेरा बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अपकमिंग इंशाल्लाह पीएमएस और सीएसएस में जो है वो बहुत बेहतर तरीके से मैं अपीयर होने जा रहा हूँ। और सीएसएस की मैंने अभी अटेम्प्ट नहीं दी, एमपीटी पास किया फर्स्ट टाइम भी, सेकंड टाइम भी, अब थर्ड टाइम भी देना है इंशाल्लाह। अब अपकमिंग जो सीएसएसआर है 2024 का, उस हवाले से और अपकमिंग जो इंशाल्लाह 2022 का 2023 का जो पीएमएस होगा, उस हवाले से जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस और कुछ ऐसी ट्रिक्स जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी की है, यकीन करें आप। व्हेन आई पास्ड माय इंटरमीडिएट एग्ज़ाम, उसके फ़ौरन बाद से ही जैसे ही मेरा एलएलबी में एडमिशन हुआ, तो साथ एडीपी किया, पॉलिटिकल साइंस में एमए में एडमिशन लिया और साथ ही साथ कुछ एक्सपीरियंसेस किए। 2-3 साल हो गए हैं, कुछ ना कुछ आहिस्ता-आहिस्ता लगा रहा हूँ कम्पेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो कि जिसे कहते हैं कतरा-कतरा जो है वो दरिया बना देता है। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पीएमएस में भी। जैसे पीएमएस में मैंने जो है 76 मार्क्स लिए इस्लामिक स्टडीज़ में। मेरी पहली अटेम्प्ट थी और इतनी तैयारी भी नहीं थी। और सीएसएस के हवाले से भी जैसे पॉलिटिकल साइंस मेरा मास्टर्स है, उसमें पॉलिटिकल साइंस में एलएलबी में भी हम पढ़ते हैं। फिर इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, वो एलएलबी में हम काफ़ी गहराई में जाके उसको स्टडी करते हैं। पंजाबी है, क्योंकि मैंने पीएमएस में ऑप्ट किया इसको, मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पास थे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उससे मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो उससे आगाही दूँगा। आज सबसे पहले जो मेरा ये पहला लेक्चर है, ये पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा पेपर होगा सीएसएस का, वो बच्चे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट की हुई है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है लेक्चर, क्योंकि इसमें सबसे पहले आज जो हम करने जा रहे हैं, आगाज़ जिसका, वो है हमारा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में जैसे कि आपको मालूम होगा कि 200 नंबर का पेपर होता है, चाहे वो पीएमएस हो, चाहे सीएसएस हो। 200 नंबर के पेपर में पेपर 1 जो होता है, पेपर 1 में वो भी 100 नंबर का होता है, पेपर बी वो भी 100 नंबर का होता है, ठीक है जी? तो पेपर 1 जो हमारा है, इसमें जो पार्ट ए है, इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए है, उसको हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और पार्ट ए में हमारे पास फिलॉसफर्स आते हैं, यानी कि हमारे पास पॉलिटिकल थॉट्स आती हैं। 2 पॉलिटिकल थॉट्स हैं हमारे पास, एक मुस्लिम और एक वेस्टर्न। तो हम वेस्टर्न से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, स्क्रीन मैंने शेयर की है, होप सो कि आपको नज़र आ रही होगी। वेट अ सेकंड प्लीज़। ओके, अच्छा जी, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हमारे पास 2 तरह की थॉट्स आती हैं। 2 तरह के फिलोसोफर्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। उसमें एक हमारे पास जो सबसे पहले आएगा, वो आएगा हमारे पास क्लासिकल पीरियड, यानी कि जो क्लासिकल फिलोसोफर्स थे, पुराने क्लासिकल एरा या क्लासिकल पीरियड। इसमें हमारे पास जो आएँगे, आज उसमें हमारा पहला जो फिलोसोफर है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हैं जनाब मिस्टर प्लेटो साहब। अब प्लेटो जो है, प्लेटो जिसको अफ़लातून भी कहते हैं, ग्रीक फिलोसोफर है, यूनान का एक फिलोसोफर है। 427 बीसी यानी कि कबल अज़ मसीह, 427 कबल अज़ मसीह में ये इसकी पैदाइश है और 347 में इसकी डेथ है। ये आप कहेंगे कि 427 में पैदा हुआ, 347 में कैसे? तो बीसी जो कैलेंडर है, जो कबल अज़ मसीह है, वो बैकवर्ड चलता है। ग्रीक फिलोसोफर है, ग्रीक में आगे एक उनका कैपिटल है एथेंस, वहाँ पे इसकी पैदाइश हुई। अथेनियन फिलोसोफर इसको कहा जाता है इसीलिए। और ये स्टूडेंट रहा है सोक्रेटिस का, सुकरात का। जो बिगिनर्स हैं, जिनको पॉलिटिकल साइंस का हाउ नो नहीं है, ना उनका बैकग्राउंड है सोशल साइंसेज़ का, उनको बताता चलूँ कि ये सोक्रेटिस वही है जिसको ज़हर का प्याला जो है वो पिलाया गया था। सुकरात इसको बोलते हैं। ये उसका शागिर्द था अफ़लातून, प्लेटो। फिर प्लेटो का जो शागिर्द था उसका नाम है एरिस्टोटल, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, हमारा वो पॉलिटिकल फिलोसोफर वही होगा एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल किसका उस्ताद था? सिकंदर आज़म, अलेक्जेंडर द ग्रेट का। तो प्लेटो जो है,
उसके बारे में हमें क्या क्या पता चला कि एक तो एथेनियन था, ग्रीक फिलोसफर था। दूसरा ये पता चला कि ये एरिस्टोटल का उस्ताद था और इसका उस्ताद था सोक्रेटिस। और इसका जो मेन वर्क है, मैं ये इंट्रोडक्शन आपको उसका बता रहा हूँ बेसिकली, उसकी बायोग्राफी। उसका जो मेन वर्क है, मेजर वर्क्स ऑफ प्लेटो। प्लेटो का जो मेजर वर्क है वो है जनाब, सबसे पहले उसकी एक किताब है जो बहुत ही अहमियत की हामिल है, जिसने पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट किए हुए उसको लाजमी पता होगा, रिपब्लिक। दूसरी का नाम है, ये मैं स्क्रीन अभी आपको शेयर हो जाएगी, स्टेट्समैन। और तीसरी बुक का नाम है लॉज। ये तीनों इसकी किताबें हैं, ये आपको नजर आ रही होंगी, मैंने स्क्रीन शेयर की है। ये इसके मेजर वर्क्स है, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। और ये वो वाहिद बंदा है उस एरा में कि जिसने फर्स्ट एवर स्कूल ऑफ फिलोसफी की बुनियाद रखी दुनिया में। जो मतलब पहला स्कूल ऑफ फिलोसफी जिसको आप कह सकते हैं वो। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था जी अकेडमिया। उसको अकेडमिया भी कहते हैं, अकेडमिया, या उसको अकेडमी भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये जो टर्म है अकेडमी, वो उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ठीक है। अब इसके जो पहले हमने डिस्कस करनी है फिलोसफी, या पहली बुक, या पहला इसका जो काम है वो है जनाब इसकी रिपब्लिक। रिपब्लिक को इंशाल्लाह हम डिस्कस अब करते हैं। अब रिपब्लिक में, रिपब्लिक जो एक बुक है उसको मैं अगर आपको और दूँ तो वो डायलॉग्स की सूरत में लिखी गई है। वो डायलॉग्स हैं, मुख्तलिफ लोगों को इसने उनके कैरेक्टर्स बनाकर मुख्तलिफ लोगों के उसमें मुकालमे रखे हैं, जिसमें ज़्यादातर सोक्रेटिस के हैं। जो सोक्रेटिस इन लोगों से मिलता था, उनसे सवालात करता था, तो उसको एक मतलब फिलोसफिकल रंग दिया इसने। और कई बार इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी किया जाता है प्लेटो प्लेटो के ऊपर, कि इसका जो वर्क है पॉलिटिकल, वो ज़्यादातर पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि उसमें हमें इन्फ्लुएंस नजर आता है लिटरेचर का। क्योंकि वो मुकालमा निगारी आपको पता है कि लिटरेचर की जो है वो एक फील्ड है। अच्छा जी, तो थोड़ा सा और प्लेटो के बारे में मैं अगर आपको बताऊं उसकी फिलॉसफी से, ताकि आप लोग इंस्पायर हो और उसको बड़ा इंटरेस्टेड आपको लगे। इसकी जो फिलॉसफी है उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। यानी कि ऐसे ही ये एकदम से फिलोसफर नहीं बन गया। इसने कम अज कम 20 साल मेडिटेरेनियन जितने कंट्रीज हैं उनमें विजिट किया, जहाँ पे जाकर इसने मैथमेटिक्स सीखी। ठीक है, पैथागोरियंस के पास जाके, इजिप्टियंस के पास जाके इसने जो है वो क्या कहते हैं, रिलीजियन पढ़ा, मजहब पढ़ा, मजहब को देखा। फिर जियोमेट्री इसने जो है वो पढ़ी, वो और एस्ट्रोनॉमी जो इसने पढ़ी, वो इसने इटली जो है वो क्या कहते हैं, अ, वो भी पढ़ी इसने, मतलब जो है ना इजिप्ट में। मजहब, जियोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी जो इसने पढ़ी वो इजिप्ट में पढ़ी। और इटली में जाके पैथागोरियंस के पास जाके इसने जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ी। इसकी जो रिपब्लिक में सबसे पहली जो फिलॉसफी है वो है एजुकेशन के ऊपर। इसने एक कॉन्सेप्ट दिया एजुकेशन का। इसने कॉन्सेप्ट दिया कि एजुकेशन जो है उसको कैसा होना चाहिए, तो यानी कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन भी इसको आप कह सकते हैं, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि जो रिपब्लिक है इसकी, एरिस्टोटल प्लेटो की, उसमें जो उसकी पहली थ्योरी है वो है एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में जो इसका ख्याल था प्लेटो का, वो इस तरह था कुछ, कि प्लेटो ने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था एजुकेशन को। वो कहता है एजुकेशन दो तरह से होती है। यानी कि जब एक बच्चा पढ़ाई के काबिल हो जाता है तो वो दो स्टेजेस से गुजरेगा। पहली एजुकेशन को उसने नाम दिया एलिमेंट्री एजुकेशन। मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ या कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन बाय प्लेटो। अच्छा जी, थ्योरी ऑफ एजुकेशन। थ्योरी ऑफ एजुकेशन में ये क्या कहता है जनाब, एक सेकंड। थ्योरी ऑफ एजुकेशन में जनाब ये कहते हैं कि दो हिस्सों पे ये तकसीम करें इसको। वो कहता है एक होती है आपकी एलिमेंट्री, और दूसरी होती है हायर। यानी कि हायर एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन, इसने दो हिस्सों में इसको तकसीम किया। यानी कि अब मजीद इसमें वो मतलब जो है एलिमेंट्री एजुकेशन को डिस्कस करता है रिपब्लिक में।
वो कहता है जनाब कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है 3 साल की उम्र में। एक बच्चा जब 3 साल का होता है उसको एलिमेंट्री एजुकेशन में वो कराते हैं और वो खत्म होती है 20 ईयर्स की एज में। और ये तमाम लोगों के लिए है, फॉर ऑल जो है पीपल एंड फॉर बोथ सेक्सेस, और दोनों जिन्सों के लिए, चाहे वो मर्द है या खातून है, कोई पाबंदी नहीं है, दोनों इस तालीम को हासिल करेंगे। इसमें उसने मजीद इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया एलिमेंट्री एजुकेशन को। पहले हिस्से में वो कहता है वो बच्चे जो 3 से 6 साल के होते हैं उनको वो पहली कैटेगरी में फॉल करते हैं। उनका करिकुलम क्या होगा? वो कहता है उनका करिकुलम ये होगा कि आप उनको मैथोलॉजिकल स्टोरीज सुनाएं, उनको नरेशन सिखाएं। उसके बाद उस उन नरेशन और मैथोलॉजिकल जो स्टोरीज होंगी उनमें क्या क्या होना चाहिए, मॉरल जो होते चाहिए, ट्रूथ्स होने चाहिए और रिलीजियस ट्रूथ्स होने चाहिए, ताकि बच्चे की अखलाकियात के ऊपर काम हो सके। ये 3 से 6 साल की उम्र तक। दूसरा उसने कहा 7 से 18 साल की उम्र में ये दूसरा एलिमेंट्री जो पीरियड ऑफ एजुकेशन है वो शुरू होता है। उसका करिकुलम क्या था? वो कहता है जो स्टूडेंट्स हैं इस एज के, दे आर टू बी गिवन द लेसन ऑफ जिम्नास्टिक, म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स सिखाएं, जिम्नास्टिक्स सिखाएं और म्यूजिक, ताकि बच्चा जो है, ये जो फेज है ये लर्निंग फेज होता है और इसमें बच्चे क्योंकि अभी तक मजबूत आसाब का मालिक नहीं होता, जिम्नास्टिक सिखाएं वो जिस्मानी तौर पर मजबूत हो, साथ ही साथ उसकी ज़हनी वर्जिश भी हो। उसके बाद लेसन ऑफ म्यूजिक दें ताकि वो अपने आप को डिप्रेशन में ना ले जाए। मैथमेटिक्स सिखाएं ताकि उसके जो रोजमर्रा के मामूलात हैं, उस वक्त जो ज़्यादातर मैथमेटिक्स के ऊपर ही बेस किया करते थे, कैलकुलेटर्स तो वो नहीं करते थे, कारोबार है कुछ भी है तो मैथमेटिक्स की नॉलेज होना बहुत कंपलसरी होता है। तो उसने कहा जो 7 से 18 साल की उम्र के बच्चे हैं उनके लिए ये तालीम होना चाहिए, ये करिकुलर होना चाहिए। फिर आ जाता है 2 साल के पीरियड, जिसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन का वो जो है पीरियड एंड होता है, वो है 18 से 20 तक। उसमें वह कहता है कि इसमें 2 साल मजीद बच्चे को जिम्नास्टिक सिखाएं। यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन का पीरियड खत्म हो जाता है। दूसरी है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या होता है? वो सबसे पहले कि हायर एजुकेशन में आने से पहले जो बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करता है उस पीरियड को, वो सबसे पहले एक टेस्ट देगा, एलिमिनेटिंग टेस्ट। यानी कि जो बच्चे उसमें पास कर जाएंगे वो पास आउट होंगे और आगे बढ़ेंगे तालीम के लिए। जो फेल हो जाएंगे उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि वो बस यहीं पे। यानी कि वो बच्चे जो फेल हो जाएंगे उनको वो कहता है कि सोल्जर्स या वैरियर्स या वर्किंग क्लास में आप भेजेंगे। ये हम वर्किंग क्लास भी पढ़ेंगे आगे, फिलहाल इसकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन पे हम जा रहे हैं तो इसलिए मैं उसको डिस्कस ज़्यादा इन डेप्थ नहीं करूंगा। वो कहता है फिर जब जो बच्चे पास कर जाएंगे ये टेस्ट, उनको फर्दर स्टडीज के लिए जो है ना आप आगे भेजेंगे। फिर उसके बाद वो कहता है कि जब वो 30 साल का हो जाए बच्चा, यानी कि 20 से 30 साल, 10 साल उसने स्टडीज मजीद की, और 10 सालों के बाद फिर एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट में जो लेस डिस्टिंग्विश मार्क्स लेंगे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में भेज दिया जाएगा पोजीशन में। यानी कि उनको उसको ये नाम देता है ऑक्सिलरीज का, कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन हासिल करेंगे, उनको वहाँ जॉब्स दी जाएंगी। और जो पास हो जाएंगे उनको फर्दर स्टडीज के लिए भेजा जाएगा। वो फर्दर स्टडीज करेंगे जिसमें वो डायलैक्टिक्स सीखेंगे, एथिक्स सीखेंगे। फिर जब एज 50 पे वो आ जाते हैं, यानी कि 30 से 50 साल की उम्र तक वो मजीद उसमें वो क्या डायलेक्टिक सीखते हैं। मतलब जो है ना 15 साल कुछ अच्छी पोजीशंस में रहने के बाद 10-15 साल उनको साथ को काम एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस आती हैं उनकी, 5 साल वो मजीद उसमें स्टडी करते हैं। और 50 साल की उम्र में आके वो कहता है कि एक बच्चा मुकम्मल तौर पर एजुकेशन मतलब क्वालिफाइड है। और इस क्लास को वो कहता है, क्योंकि ये सारे तो नहीं होते, मसलन 1 करोड़ बच्चा है उसने एडमिशन लिया एलिमेंट्री में, उनमें से 10 लाख फर्ज करें वो हायर में चले जाते हैं, फिर उन 10 लाख में से 5 लाख हैं जो 30 पे तक रहते हैं, फिर 30 से आगे फिर 15 साल तक जिनके लेस डिस्टिंग्विश मार्क्स होते हैं उनको जॉब्स दे दी जाती हैं, जिनके अच्छे हो जाते हैं उनको आगे डायलैक्टिक्स में भेज दी जाता है, तो मजीद 5 साल उनको डायलैक्टिक्स पढ़ाई जाती है। तो 50 साल की उम्र तक ये पूरा पीरियड है एजुकेशन का। और 50 साल की उम्र में वो कहता है अब ये जिस क्लास में फॉल करते हैं, जिस गिरोह में इनको पुकारा जा सकता है, वो गिरोह कहता है कि ये फिलोसफर किंग्स का है। फिलोसफर किंग आप यूं समझें कि वो सॉवरन होता है, पॉलिटिकल सॉवरन होता है। यानी कि ये वो क्लास है कि जिनके हिस्से में आ गया कि वो उस मुल्क को जो है वो रन करेंगे, स्टेट को रन करेंगे। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ एजुकेशन प्लेटो का। बड़ा शॉर्ट से मैंने आपको बताया, ताकि बाकी काम तो आप खुद चूंकि सी एस्पिरेंट होंगे आप में से बहुत ज़्यादा बच्चे, तो वो खुद भी वर्क करेंगे। तो एक आइडिया दे दिया है, एक बेस बना दिया आप लोगों की इसकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन के हवाले से। ये इसकी जो किताब है रिपब्लिक, उसका एक फीचर भी है, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो। ठीक है जी, तो वो है ये कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्लेटो को 1 या 2 वीडियोस में हम मजीद इसको है वो कंप्लीट करेंगे और आपका प्लेटो जो है वो सीरीज के हवाले से तैयार हो जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।